हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल। आज हम लोग कक्षा 11 की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में। जहाँ तक इस बुक का संबंध है, इस नए पाठ्यक्रम का संबंध है, यूपी बोर्ड में पहली बार लागू किया जा रहा है। CBSE बोर्ड में या अन्य बोर्डों में ये पुस्तक, ये पाठ्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है, बट इन यूपी बोर्ड इट इज़ स्टार्टेड इन फर्स्ट टाइम। लेकिन यूपी बोर्ड के लिए पहली बार प्रारंभ की जा रही है। यूपी बोर्ड में जो इस साल का सिलेबस निर्धारित किया गया है क्लास 11th का नया है। पूरी तरह से नए नए चैप्टर हैं, नई नई स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं। तो उसमें बुक का नाम है हॉर्नबिल। तो जो छात्र अभी बुक का प्रबंध न किए होंगे, इसकी व्यवस्था कर लेंगे इस साल अध्ययन करने के लिए। दूसरी बुक है स्नैपशॉट्स, इसमें स्टोरीज हैं। तो जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, इन दो पुस्तकों को खरीद लेंगे और बिना बुक की सहायता से तब तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। देखेंगे पहला लेसन जो रखा गया है आपके सिलेबस में या बुक में, जो कंसिस्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का पोर्ट्रेट फोटो। द लेसन हैज बीन रिटन बाय एन इंडियन राइटर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। द लेसन इज अबाउट द ऑथर्स हिमसेल्फ। लेसन जो है लेखक के स्वयं के बारे में है। सो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की अपनी कहानी का एक हिस्सा है। इन द लेसन द राइटर हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज ग्रैंड मदर। अपनी दादी के बारे में वर्णन करता है। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी तात्पर्य जो है पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर्स ग्रैंड मदर से है। लेडी के फोटो से तात्पर्य जो है लेखक की दादी के फोटो से है। विद हुम ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, जिसके साथ जो है उसने अपना बचपन बिताया था। द राइटर when he was young, when he was child, he used to live with his grandmother. वो अपने दादी के साथ रहा करता था while his parents lived in city, जबकि उसके माता पिता जो है शहर में रहते थे। तो हम देखते हैं इसमें क्या बताता है लेखक अपनी दादी के बारे में और से इसका जो है महत्व है हम सबके जीवन में। एक दादी का, दादा का क्या महत्व होता है, कैसे हमारे वो चरित्र का निर्धारण करते हैं, कैसे चरित्र का निर्माण करते हैं, उनके साथ रहने से हमें क्या सीखने को मिलता है, देखेंगे। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेस्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, विचार पूरी तरह से रिवोल्टिंग थे। अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ सर्फिंग, चिड़ियों की चहचहाहट से तात्पर्य है यहाँ पर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, पवित्रता और शुद्धता का फैलाव। एक टर्निंग पॉइंट माने मोड़ होता है जहाँ से हमारा जीवन बदलता है, टर्निंग पॉइंट। एक्सेप्टेड हर सिक्युलिजन विद रेजिग्नेशन, स्वीकार किया अपना एकांतवास त्याग के साथ, अर्थात त्याग के साथ अपना अकेला रहना स्वीकार किया। ये जो है मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर पूरी स्टोरी लिखी हुई है। प्लीज सी द स्टोरी।
माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long, white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Please see the lesson. The writer begins his story about his grandmother. अपनी दादी के बारे में लेखक कहानी बताता है. My grandmother, मेरी दादी, like everybody's grandmother was an old woman. हर व्यक्ति की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years. वो बुढ़ी हो गई थी और उनको झुर्रियाँ पड़ गई थी, उनके शरीर में या चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी for the 20 years, 20 सालों से. अर्थात लेखक द राइटर सेज हियर ही यूज्ड टू लुक her in the same as wrinkled face for 20 years. She was old. लेखक कह रहा है कि 20 साल से उनको ऐसे ही बूढ़ी देखता था और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई होती थी. 20 साल से सेम कंडीशन में देख रहा था. That I had known her. जब से लेखक उनको जानता है, अर्थात 20 साल से जब से लेखक उनको अपनी दादी के साथ रह रहा है, तब से वैसे ही देख रहा जैसे 20 साल पहले हुआ करती थी. She had been old and wrinkled her face और बॉडी, उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी, चेहरे झुर्रियाँ पड़ गई थी 20 साल से 20 साल से. People said, लोग कहते थे, that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग बताते थे उसकी दादी के बारे में कि वो भी कभी युवा हुआ करती थी, जवान थी. and pretty मैंने सुंदर थी, स्मार्ट थी. and had even had husband, और यहाँ तक उनके पति भी थे, अर्थात उनके दादा भी थे उनकी दादी के साथ. जब जवान थी तो दादा भी उनके जिंदा थे. लोग ऐसा बताते हैं कि she had once been young and pretty and had even had a husband, कि उनकी दादी जो है, लेखक की दादी जो है, जवान थी, पहले सुंदर थी और उसके पति भी हुआ करते थे. but that was hard to believe for the writer. लेकिन लेखक के लिए जो है ये विश्वास करना कठिन था. बिकॉज ही यूज्ड टू सी लाइक द सेम इन ऑल 20 years. क्योंकि लेखक जो है अपनी दादी को उसी प्रकार से उसी अवस्था में 20 साल से देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा. जैसे बुढ़ी पहले थी वैसे आज भी बुढ़ी हैं. तो कैसे भी उसको विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी दादी जो कभी जवान थी, कभी सुंदर थी. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. उसके दादा का जो पोर्ट्रेट था, फोटो था, ड्राइंग रूम पे सबसे ऊपर के हिस्से में मेंटल पीस पर टंगा हुआ था. बिकॉज हिज ग्रैंड फादर्स वाज डेड, उसके दादा मर चुके थे. एंड हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट वाज हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम पे मेंटल पीस के ऊपर जो है, चिमनी के ऊपर के हिस्से में जो है, एक औले पर टंगा हुआ था. He wore a big turban. The writer tells about his grandfather here. अपने दादा के बारे में बता रहा है. He wore a big turban. वो एक मोटा टर्बन पहने हुए थे, पगड़ी पहने हुए थे. and loose fitting clothes, और ढीले फिटिंग किए हुए कपड़े पहने, अर्थात ढीले ढाले कपड़े पहने थे. His long white beard, उसके दादा की जो सफ़ेद दाढ़ी थी. covered the best part of his chest. उसके सीने को, उनके दादा के सीने को बहुत बड़े हिस्से को कवर करती थी, अर्थात ढके रहती थी.
अर्थात उसके दादा जो है एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी रखाए हुए थे, और जो उनके चेस्ट तक आते थे, उनकी दाढ़ी उनके चेस्ट तक लटकी रहती थी। और ही लुक्ड एट लीस्ट ये 100 years ओल्ड। उसको देखने में ऐसा लगता था, दादा देखने में ऐसा लगता था लेखक को कि उसके दादा जो है लगभग 100 साल के रहे होंगे, तब का फोटो है ये। अर्थात दादा के वृद्धावस्था का फोटो था जो लगा हुआ था ड्राइंग रूम में सबसे ऊपरी चिमनी पार्ट पर। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और वो देखने में जो है कि सफ़ेद दाढ़ी उनकी जो है इतनी लंबी थी कि वो चेस्ट तक आ रही थी, और देखने में वो 100 साल के लग रहे थे जब मरे होंगे। ही लुक्ड एट लीस्ट, कम से कम नहीं 100 years ओल्ड। He did not look the sort of person who would have a wife or children। वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे जिनके बच्चे और पत्नी थी। अर्थात ऐसा मालूम देता था कि उसके दादा की इस उम्र में न पत्नी थी न बच्चे थे। He looked as if, वो दिखाई देते थे, as if माने मानो, वो दिखाई देते थे मानो he could only have lots and lots of grandchildren। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वो देखने में ऐसे लगते थे कि उनकी उम्र इतनी हो गई है कि उनके बहुत बड़ी संख्या में नाती पोते होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वो देखने में इतनी उम्र के दिखाई पड़ते थे उसके लेखक के दादा कि देखने में इतने उम्र के थे कि उनके नाती पोते होते, ऐसा लेखक एहसास कर रहा है। As for my grandmother, जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है, अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताना शुरू किया है। बीइंग यंग एंड प्रेटी द थॉट वर ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, कि वो युवा थी और सुंदर थी। एक प्रकार का इस विचार से मेरा विरोध था। रिवोल्टिंग माने प्रतिरोधात्मक था, अर्थात इस विचार को हम स्वीकार नहीं, लेखक स्वीकार नहीं करता है। द राइटर डिड नॉट accept the idea that his grandmother was young and pretty in a time। वो लेखक इस विचार को नहीं स्वीकार करने को तैयार था कि उसकी दादी कभी जवान थी और सुंदर थी। This thought was almost revolting means the writer did not accept the thought that his grandmother was young and pretty in a time। कभी उसकी दादी जवान और सुंदर थी, इस विचार को स्वीकार करने के लिए लेखक तैयार नहीं था। She often told us of the games she used to play as a child। Grandmother of the writer often told him, लेखक की दादी उसको बताया करती थी द गेम्स माने वही उन खेलों के बारे में। She used to play as a child, जब वो बच्ची थी अर्थात छोटी थी जो खेला करती थी। She often told us of games she used to play as a child। जब वो छोटी बच्ची हुआ करती थी तो जो गेम खेला करती थी उसके बारे में वो लेखक से बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part। और ये लेखक को लगता था, बेतुका लगता था और महत्वहीन गेम लगते थे। ऑन हर पार्ट, जो उसकी ओर से खेले जाते थे, उसकी दादी की ओर दादी खेलती थी। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम विश्वास करते थे इसको लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, मानो पैगंबरों की कहानियाँ थी। सी यूज टू टेल अस, जो उनको बताया करती थी। अर्थात लेखक की दादी जो अपने समय के बचपन के खेलों के बारे में जो लेखक बताती थी, वो लेखक उस पर विश्वास ही नहीं करता था, और एक प्रकार से उन कहानियों पर भी विश्वास नहीं करता था जो बताती थी उसकी दादी, और इन कहानियों को पैगंबरों की कहानियों के समान लेखक को लगता था। प्रॉफिट्स एज यूज टू टेल अस, जो कहानियाँ बताती थी उसकी दादी, ये कहानियाँ पैगंबरों की कहानियाँ लेखक को लगती थी। प्लीज नेक्स्ट पैराग्राफ। सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट। नाउ द राइटर टेल्स सी पर्सनालिटी ऑफ हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी की पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है। सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो नाटे कद की थी, मोटी थी और थोड़ा सा झुकी हुई रहती थी, कमर उनकी झुक चुकी थी। उसकी दादी जो है, लेखक की दादी जो है, नाटे कद की थी, मोटी थी एंड स्लाइटली बेंट पर थोड़ी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनका चेहरा जो है एक प्रकार से झुर्रियों का क्रिस क्रॉस था, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में झुर्रियाँ पाई जाती थी उनके चेहरे पर। रनिंग फ्रॉम एवरी होर, प्रत्येक जगह पर जो है, टू एवरी होर हर जगह पर, उनके शरीर के हर अंग पे जो है, हर अंग की त्वचा पर जो है झुर्रियों का क्रिस क्रॉस पाया जाता था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज एज वी हैड
नोन हर, वी वर सर्टेन, हमें विश्वास था, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो ऐसे ही रहा हमेशा रही जैसा कि मैं उनको जानता हूँ। अर्थात वो जैसा लेखक उनको देख रहा वैसा वो उनकी दादी हमेशा रही, ऐसा लेखक को विश्वास था। अर्थात वो कभी जवान थी कभी सुंदर थी, उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा लेखक को, क्योंकि 20 साल से वो ऐसे उनको देख रहा है। ओल्ड, शी टेरिबली ओल्ड, वो बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बुढ़ी हो चुकी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो उससे ज़्यादा बुढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि वो 20 साल से उसी उम्र में बनी हुई थी, उम्र की उसी अवस्था में रुकी हुई थी, टिकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेखक को ऐसा विश्वास कभी सुंदर ना रही होंगी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। प्रेटी से तात्पर्य यहाँ शारीरिक सुंदरता से है और ब्यूटीफुल से तात्पर्य वहाँ पर स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक सुंदरता से है या गुणों की सुंदरता से है। अर्थात दो द राइटर बिलीव दैट दो हर हिज ग्रैंड मदर वाज नॉट प्रेटी एट ऑल बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, उसकी दादी हो सकता है सुंदर ना रही हूँ, कभी ना रही हूँ, लेकिन जो है वो हमेशा जो है दिल की सुंदर या आध्यात्मिक रूप से हमेशा सुंदर थी, चरित्र से हमेशा सुंदर थी। शी हॉवेल्ड about the house in spotless white with one hand resting on the waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Please see. She hobbled about, वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी। hobbled about में लंगड़ा कर चलना। She hobbled about थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। the house मैंने घर में in spotless white बिना धब्बा रही सफ़ेद पोशाक में with one hand resting ऑन हर वेस्ट, और चलते समय एक हाथ जो है अपनी कमर पर रखे रहती थी सहारा देने के लिए। टू बैलेंस हर स्टूप माने अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए, अपने झुकने को बैलेंस साधने के लिए वो अपना एक हाथ जो है वेस्ट पर कमर पर रखे रहती थी। स्टूप पर झुकना झुकाव होता है, झुकना झुकाव, बैलेंस करने के लिए अपना एक हाथ जो है कमर पर रखी रहती थी। एंड दी अदर, और दूसरे हाथ से टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी जो जपने की माला थी उसकी गुरियों को हमेशा चलाती रहती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से जो है उसकी जपमाला, अपने हाथ में जपने की माला होती है जिसमें गुरियाँ होती हैं, तो गुरियों की माला जो है अपने हाथ में हमेशा लिए रहती थी, अर्थात हमेशा जो है भगवान भक्ति में वो लीन रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, हर सिल्वर लॉक्स, उनके सुनहरे, सिल्वर माने सफ़ेद चांदनी जैसे, लॉक्स माने लटें या बाल, सिर के बाल, वर्क स्कैटर्ड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल। आज हम लोग कक्षा 11 की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में। जहाँ तक इस बुक का संबंध है, इस नए पाठ्यक्रम का संबंध है, यूपी बोर्ड में पहली बार लागू किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड में या अन्य बोर्डों में ये पुस्तक, ये पाठ्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है, बट इन यूपी बोर्ड इट इज़ स्टार्टेड इन फर्स्ट टाइम। लेकिन यूपी बोर्ड के लिए पहली बार प्रारंभ की जा रही है। यूपी बोर्ड में जो इस साल का सिलेबस निर्धारित किया गया है क्लास 11th का नया है, पूरी तरह से नए नए चैप्टर हैं, नई नई स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं। तो उसमें बुक का नाम है हॉर्नबिल। तो जो छात्र अभी बुक का प्रबंध न किए होंगे इसकी व्यवस्था कर लेंगे इस साल अध्ययन करने के लिए।
दूसरी बुक है स्नैपशॉट्स, इसमें स्टोरीज हैं। तो जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं इन 2 पुस्तकों को खरीद लेंगे और बिना बुक की सहायता से तब तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। देखेंगे पहला लेसन जो रखा गया है आपके सिलेबस में या बुक में जो कंसिस्ट है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का पोर्ट्रेट फोटो। द लेसन हैज बीन रिटन बाय एन इंडियन राइटर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। द लेसन इज अबाउट द ऑथर्स हिमसेल्फ। लेसन जो है लेखक के स्वयं के बारे में है। सो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की अपनी कहानी का एक हिस्सा है। इन द लेसन द राइटर हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के बारे में वर्णन करता है। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी तात्पर्य जो है पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर्स ग्रैंड मदर से है। लेडी के फोटो तात्पर्य जो है लेखक की दादी के फोटो से है। विद whom he spent his childhood, जिसके साथ जो है उसने अपना बचपन बिताया था। द राइटर when he was young, when he was child, he used to live with his grandmother, वो अपनी दादी के साथ रहा करता था। while his parents lived in city, जबकि उसके माता पिता जो है शहर में रहते थे। तो हम देखते हैं इसमें क्या बताता है लेखक अपनी दादी के बारे में और से इसका जो है महत्व है हम सबके जीवन में। एक दादी का दादा का क्या महत्व होता है, कैसे हमारे वो चरित्र का निर्धारण करते हैं, कैसे चरित्र का निर्माण करते हैं, उनके साथ रहने से हमें क्या सीखने को मिलता है देखेंगे। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेस्ट इम्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, विचार पूरी तरह से रिवोल्टिंग थे। अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ सर्फिंग, चिड़ियों की चहचहाहट से तात्पर्य है यहाँ पर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, पवित्रता और शुद्धता का फैलाव। एक टर्निंग पॉइंट माने मोड़ होता है जहाँ से हमारा जीवन बदलता है, टर्निंग पॉइंट। एक्सेप्टेड हर सिक्युलिजन विद रेजिग्नेशन, स्वीकार किया अपना एकांतवास त्याग के साथ, अर्थात त्याग के साथ अपना अकेला रहना स्वीकार किया। ये जो है मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर पूरी स्टोरी लिखी हुई है। प्लीज सी द स्टोरी। माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Please see the lesson. The writer begins his story about his grandmother. अपनी दादी के बारे में लेखक कहानी बताता है। My grandmother, मेरी दादी, like everybody's grandmother, was an old woman.
हर व्यक्ति की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years. वो बुढ़ी हो गई थी और उनको झुर्रियाँ पड़ गई थी, उनके शरीर में या चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी फॉर द 20 years, 20 सालों से। अर्थात लेखक द राइटर सेज हियर ही यूज्ड टू लुक हर इन द सेम एज रिंकल्ड फेस फॉर 20 years. शी वाज ओल्ड। लेखक कह रहा है कि 20 साल से उनको ऐसे ही बूढ़ी देखता था और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई होती थी। 20 साल से सेम कंडीशन में देख रहा था। दैट आई हैड नोन हर, जब से लेखक उनको जानता है, अर्थात 20 साल से जब से लेखक उनको अपनी दादी के साथ रह रहा है, तब से वैसे ही देख रहा जैसे 20 साल पहले हुआ करती थी। She had been old and wrinkled her face और बॉडी, उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी, चेहरे झुर्रियाँ पड़ गई थी 20 साल से 20 साल से। People said, लोग कहते थे, that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग बताते थे उसकी दादी के बारे में कि वो भी कभी युवा हुआ करती थी, जवान थी, and pretty मैंने सुंदर थी, स्मार्ट थी, एंड हैड इवन हैड हस्बैंड और यहाँ तक उनके पति भी थे, अर्थात उनके दादा भी थे उनकी दादी के साथ। जब जवान थी तो दादा भी उनके जिंदा थे। लोग ऐसा बताते हैं कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड बी इवन हैड ए हस्बैंड, कि उनकी दादी जो है, लेखक की दादी जो है, जवान थी, पहले सुंदर थी और उसके पति भी हुआ करते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव फॉर द राइटर, लेकिन लेखक के लिए जो है ये विश्वास करना कठिन था। बिकॉज ही यूज्ड टू सी लाइक द सेम इन ऑल 20 years, क्योंकि लेखक जो है अपनी दादी को उसी प्रकार से उसी अवस्था में 20 साल से देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे बुढ़ी पहले थी वैसे आज भी बुढ़ी हैं, तो कैसे भी उसको विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी दादी जो कभी जवान थी, कभी सुंदर थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, उसके दादा का जो पोर्ट्रेट था, फोटो था, ड्राइंग रूम पे सबसे ऊपर के हिस्से में मेंटल पीस पर टंगा हुआ था। बिकॉज हिज ग्रैंड फादर्स वाज डेड, उसके दादा मर चुके थे, एंड हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट वाज हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम पे मेंटल पीस के ऊपर जो है, चिमनी के ऊपर के हिस्से में जो है एक औले पर टंगा हुआ था। He wore a big turban. The writer tells about his grandfather here. अपने दादा के बारे में बता रहा है। He wore a big turban. वो एक मोटा टर्बन पहने हुए थे, पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स और ढीले फिटिंग किए हुए कपड़े पहने, अर्थात ढीले ढाले कपड़े पहने थे। His long white beard, उसके दादा की जो सफ़ेद दाढ़ी थी, covered the best part of his chest, उसके सीने को, उनके दादा के सीने को बहुत बड़े हिस्से को कवर करती थी, अर्थात ढके रहती थी। अर्थात उसके दादा जो है एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी रखाए हुए थे, और जो उनके चेस्ट तक आते थे, उनकी दाढ़ी उनके चेस्ट तक लटकी रहती थी। और ही लुक्ड एट लीस्ट ये 100 years ओल्ड, उसको देखने में ऐसा लगता था, दादा को देखने में ऐसा लगता था लेखक को कि उसके दादा जो है लगभग 100 साल के रहे होंगे, तब का फोटो है ये। अर्थात दादा के वृद्धावस्था का फोटो था जो लगा हुआ था ड्राइंग रूम में सबसे ऊपरी चिमनी पार्ट पर। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो देखने में जो है कि सफ़ेद दाढ़ी उनकी जो है इतनी लंबी थी कि वो चेस्ट तक आ रही थी, और देखने में वो 100 साल के लग रहे थे जब मरे होंगे। ही लुक्ड एट लीस्ट, कम से कम नहीं 100 years ओल्ड। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे जिनके बच्चे और पत्नी थी। अर्थात ऐसा मालूम देता था कि उसके दादा की इस उम्र में न पत्नी थी न बच्चे थे। ही लुक्ड एज इफ, वो दिखाई देते थे, एज इफ माने मानो, वो दिखाई देते थे मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो देखने में ऐसे लगते थे कि उनकी उम्र इतनी हो गई है कि उनके बहुत बड़ी संख्या में नाती पोते होंगे।
ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो देखने में इतनी उम्र के दिखाई पड़ते थे, उसके लेखक के दादा कि देखने में इतने उम्र के थे कि उनके नाती पोते पोते ऐसा लेखक एहसास कर रहा है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताना शुरू किया है। बीइंग यंग एंड प्रेटी द थॉट वार ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, कि वो युवा थी और सुंदर थी। एक प्रकार का इस विचार से मेरा विरोध था। रिवोल्टिंग माने प्रतिरोधात्मक था, अर्थात इस विचार को हम स्वीकार नहीं, लेखक स्वीकार नहीं करता है। द राइटर डिड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रेटी इन ए टाइम। वो लेखक इस विचार को नहीं स्वीकार करने को तैयार था कि उसकी दादी कभी जवान थी और सुंदर थी। दिस थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स द राइटर डिड नॉट एक्सेप्ट द थॉट दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रेटी इन ए टाइम। कभी उसकी दादी जवान और सुंदर थी, इस विचार को स्वीकार करने के लिए लेखक तैयार नहीं था। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर ऑफन टोल्ड हिम, लेखक की दादी उसको बताया करती थी द गेम्स माने वही उन खेलों के बारे में। शी यूज टू प्ले एज ही चाइल्ड, जब वो बच्ची थी अर्थात छोटी थी जो खेला करती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची हुआ करती थी तो जो गेम खेला करती थी उसके बारे में वो लेखक से बताया करती थी। दैट सीमेड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और ये लेखक को लगता था, बेतुका लगता था और महत्वहीन गेम लगते थे। ऑन हर पार्ट, जो उसकी ओर से खेले जाते थे, उसकी दादी की ओर से दादी खेलती थी। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम विश्वास करते थे इसको लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, मानो पैगंबरों की कहानियाँ थी। सी यूज टू टेल अस, जो उनको बताया करती थी। अर्थात लेखक की दादी जो अपने समय के बचपन के खेलों के बारे में जो लेखक बताती थी, वो लेखक उस पर विश्वास ही नहीं करता था और एक प्रकार से उन कहानियों पर भी विश्वास नहीं करता था जो बताती थी उसकी दादी। और उन कहानियों को पैगंबरों की कहानियों के समान लेखक को लगता था। प्रॉफिट्स एज यूज टू टेल अस, जो कहानियाँ बताती थी उसकी दादी, ये कहानियाँ पैगंबरों की कहानियाँ लेखक को लगती थी। प्लीज नेक्स्ट पैराग्राफ। शी हैड ऑलवेज बीन शार्ट, नाउ द राइटर टेल्स सी एस पर्सनैलिटी ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी की पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है। सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो नाटे कद की थी, मोटी थी और थोड़ा सा झुकी हुई रहती थी, कमर उनकी झुक चुकी थी। उसकी दादी जो है, लेखक की दादी जो है, नाटे कद की थी, मोटी थी एंड स्लाइटली बेंट पर थोड़ी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनका चेहरा जो है एक प्रकार से झुर्रियों का क्रिसक्रॉस था, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में झुर्रियाँ पाई जाती थी उनके चेहरे पर। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर जो है, टू एवरीवेयर में हर जगह पर, उनके शरीर के हर अंग पे जो है, हर अंग की त्वचा पर जो है झुर्रियों का क्रिसक्रॉस पाया जाता था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज एज वी हैड नोन हर, वी वर सर्टेन, हमें विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो ऐसे ही रहा, हमेशा रही जैसा कि मैं उनको जानता हूँ। अर्थात वो जैसा लेखक उनको देख रहा वैसा वो उनकी दादी हमेशा रही, ऐसा लेखक को विश्वास था। अर्थात वो कभी जवान थी कभी सुंदर थी, उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा लेखक को, क्योंकि 20 साल से वो ऐसे उनको देख रहा है। ओल्ड, सी टेरिबली ओल्ड, वो बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बुढ़ी हो चुकी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो उससे ज़्यादा बुढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि वो 20 साल से उसी उम्र में बनी हुई थी, उम्र की उसी अवस्था में रुकी हुई थी, टिकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। लेखक को ऐसा विश्वास, कभी सुंदर ना रही होंगी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। प्रेटी से तात्पर्य यहाँ शारीरिक सुंदरता से है और ब्यूटीफुल से तात्पर्य वहाँ पर स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक सुंदरता से है या गुणों की सुंदरता से है। अर्थात दो द राइटर बिलीव दैट दो हर हिज ग्रैंड मदर
was not pretty at all, but she was always beautiful. उसकी दादी हो सकता है सुंदर ना रही हूँ, कभी ना रही हूँ, लेकिन जो है वो हमेशा जो है दिल की सुंदर या आध्यात्मिक रूप से हमेशा सुंदर थी, चरित्र से हमेशा सुंदर थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on the waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Please see. She hobbled about, वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी. hobbled about में लंगड़ा कर चलना. She hobbled about थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी. the house मैंने घर में in spotless white, बिना धब्बा रही सफ़ेद पोशाक में, with one hand resting on her waist, और चलते समय एक हाथ जो है अपनी कमर पर रखे रहती थी सहारा देने के लिए. टू बैलेंस हर स्टूप माने अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए, अपने झुकने को बैलेंस साधने के लिए वो अपना एक हाथ जो है वेस्ट पर कमर पर रखे रहती थी. स्टूप पर झुकना झुकाव होता है, झुकना झुकाव, बैलेंस करने के लिए अपना एक हाथ जो है कमर पर रखी रहती थी. एंड दी अदर, और दूसरे हाथ से टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी जो जपने की माला थी उसकी गुरियों को हमेशा चलाती रहती थी. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से जो है उसकी जपमाला, अपने हाथ में जपने की माला होती है जिसमें गुरियाँ होती हैं, तो गुरियों की माला जो है अपने हाथ में हमेशा लिए रहती थी, अर्थात हमेशा जो है भगवान भक्ति में वो लीन रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ फेस. हर सिल्वर लॉक्स, उनके सिल्वर माने सफ़ेद चांदनी जैसे, लॉक्स माने लटें या बाल, सिर के बाल. वर्क स्कैटर्ड, प्लीज अगेन. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली, उनके सुनहरे बाल जो हैं या सफ़ेद बाल जो हैं वर स्कैटर्ड अनटिडली, अव्यवस्थित रूप से बिखरे रहते थे. ओवर हर पेल, अव्यवस्थित रूप से बिखरे रहते, अनटिडली अव्यवस्थित रूप से स्कैटर बिखरे रहना. ओवर हर पेल, उनके पीले पकड़ फेस मन झुर्रियाँ पड़े हुए फेस पर, चेहरे पर. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके ओंठ हमेशा लगातार चला करते थे. लिप्स माने ओंठ, कांस्ट लगातार, मूड माने चला करते थे. इन ऑडिबल माने जो सुनाई नहीं पड़ते थे, प्रेयर माने प्रेयर में, अर्थात वो हमेशा प्रेयर किया करती थी, भगवान से प्रार्थना किया करती थी, और वो प्रार्थना सुनाई नहीं पड़ती थी लेकिन हमेशा उनके ओंठ जो है ईश्वर की प्रार्थना में चला करते थे. एस सी वाज ब्यूटीफुल, सो सी वाज ब्यूटीफुल बिकॉज सी वाज सो, शी हैड सो फेथ इन गॉड दैट शी ऑलवेज प्रे टू हिम. उनका परमात्मा में विश्वास था कि वो हमेशा जो है उनकी प्रार्थना किया करती थी. एस शी वाज ब्यूटीफुल, इसलिए वो सुंदर थी. शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो एक प्रकार से जाड़े के लैंडस्केप के समान थे, परिदृश्य के समान थे. इन द माउंटेन्स माने पहाड़ पर, पहाड़ों पर. जिस प्रकार से पहाड़ों में जाड़ों का लैंडस्केप होता, परिदृश्य होता है, जाड़ों में कितना अच्छा परिदृश्य दिखाई पड़ता पहाड़ों में. एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, उसी प्रकार से वो शुद्ध सफ़ेद शांति की प्रतिमूर्ति थी. द राइटर हियर कंपेयर्ड हिज ग्रैंड मदर्स टू ए लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों के प्रातःकाल के दृश्य से वर्णन करता है. जिस प्रकार प्रातःकाल का परिदृश्य जो है पहाड़ों का बहुत सुंदर होता है, बहुत शांतिपूर्ण होता है, बहुत देखने में अच्छा लगने वाला होता है, बहुत आनंददायक होता है, उसी प्रकार से उसकी दादी भी जो है शुद्धता की प्रतीक थी, शांति की प्रतीक थी. ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांति और संतुष्टि की प्रतीक थी जो है. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स बिकॉज द राइटर लिव्ड विद हर, क्योंकि लेखक उसके साथ, उनके अपनी दादी के साथ रहता था. सो दे वर गुड फ्रेंड्स, इसलिए वह सच्चे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. माई पेरेंट्स, मेरे
माता पिता ने, मेरे मम्मी पापा ने लेफ्ट मी छोड़ रखा था विद हर, मैंने मेरे उनके साथ रहने के लिए, अर्थात लेखक अपनी दादी के साथ रहता था, उसके पेरेंट्स ने छोड़ रखा था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लगातार साथ साथ रहे, लेखक लगातार अपनी दादी के साथ साथ रहा। शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, नाउ द राइटर टेल्स द रूटीन ऑफ हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी के रूटीन के बारे में बता रहा है, कैसे रूटीन था उसकी दादी का। शी यूज टू वेक अप, यूज टू का प्रयोग है भूतकाल की आदत प्रकट करने के लिए, यूज टू का प्रयोग होता है। आई यूज टू गो टू लखनऊ लास्ट ईयर, मैं पिछले साल लखनऊ जाया करता था। यहाँ शी यूज टू वेक अप, वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी, यहाँ इसका अर्थ होगा शी यूज टू वेक मी अप, वो लेखक को जगाया करती थी। इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड, वो कहा करती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटनस सिंग सांग, वो अपने नीरस अर्थात उसकी दादी जो है प्रातःकाल प्रेयर करती थी इन मोनोटनस सिंग सांग, माने नीरस गीत के गा करके जो है, अर्थात कि प्रातःकाल की दादी जो प्रेयर करती थी वो लेखक के लिए नीरस लगता था, और लेकिन गा करके वो प्रार्थना करती थी। व्हाइल शी बाथ एंड टेस्ट मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और वो कब करती थी प्रार्थना, सी जब वो नहाती थी। व्हेन शी बाथ एंड टेस्ट मी, जब लेखक को नहलाती थी, उसको कपड़े पहनाती थी स्कूल के, इन द होप, और इस आशा में प्रार्थना करती रहती थी, दैट आई वुड लिसन, कि लेखक भी सुने, मैं भी सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उसको मुँहज़बानी याद कर सकूं, अर्थात लेखक को भी मुँहज़बानी याद हो जाए प्रेयर, इसलिए बोल बोल करके कपड़े पहनाते समय लेखक को और नहलाते समय उनको गाया करती थी। वो गीत जो प्रेयर के गीत थे जिसे प्रार्थना करती वो गाया करती थी। आई लिसेंड बिकॉज, मैं सुनता था क्यों, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बादर टू लर्न, लेकिन कभी इसको याद करने परेशानी नहीं उठाई, अर्थात मैंने लेखक ने कभी इसको याद नहीं किया। जो प्रेयर उसकी दादी किया करती थी गीत के माध्यम से, उसने कभी लेखक ने उसको याद नहीं किया। बट नेवर बादर टू लर्न इट, कभी याद करने की इसकी परेशानी नहीं उठाई, बाद में परेशानी उठाना। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद क्या करती थी, सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी, which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिसको पहले से वो धुल कर रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और उस पर जो है पीली चाक का जो है प्लास्टर किए रहती थी। अटनी अर्थन इंक पाट, और छोटा सा मिट्टी के बर्तन का इंक पाट, एंड रेड पेन, और एक लाल पेन लाती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, और एक बंडल में बांध देती थी और लेखक को दे देती थी स्कूल जाने के लिए। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, और नाश्ते में क्या देती थी, एक मोटी, थिक माने मोटी, स्टेल में बासी होता है, चपाती माने रोटी, मोटी स्टेल में शाम की बनी हुई चपाती देती थी, और चपाती पर उस रोटी पर क्या लगाती थी, विद लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन लगा देती थी, एंड शुगर माने चीनी लगा देती थी, स्प्रेड ऑन इट माने उस रोटी पर फैला देती थी, अर्थात रोटी पर जो है चीनी और मक्खन को मिला करके उस चपाती पर, मोटी चपाती जो शाम की बनी होती थी उस पर लगा करके खाने के लिए देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीस विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और जब स्कूल को ले जाती थी अपने साथ जो है उसकी दादी, शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, कुछ बासी, अर्थात स्टील में बासी होता फिर ताज़ा होता है, स्टील से तात्पर्य शाम की बनी हुई रोटी से है। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर, अपने साथ कुछ जो है बासी रोटी भी ले जाती थी स्कूल के लिए। हर फॉर द विलेज डॉग्स, मैंने गांव के कुत्तों के लिए, अर्थात जो रास्तों में कुत्ते मिलते थे उनको दादी खिलाती। देखिए उसकी दादी कितनी ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी,
कितनी चरित्र से सुंदर थी, कितनी परोपकारी थी, इसलिए वो ब्यूटीफुल कहता अपनी दादी को। दो शी वाज नॉट प्रेटी, यद्यप सुंदर नहीं, इतनी शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन दिल से कितनी सुंदर थी जो है लेखक जो है ये बताना चाहता है। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फार द विलेज डॉग्स, माने गांव के कुत्तों के लिए वो रोटी रास्ते में उसके साथ स्कूल को ले जाती थी, उनको खिलाने के लिए, कुत्तों खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, ऑलवेज वेंट टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाती थी। विद में दो कारण थे स्कूल जाने के। फर्स्ट रीजन वाज टू सेंड द चाइल्ड टू स्कूल, सेकंड रीजन वाज देयर वाज द टेम्पल टू। पहला कारण था कि बच्चे को स्कूल भेजना रहता था, दूसरा कारण था कि वहाँ मंदिर भी हुआ करता था। देखिए, द ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल से, मंदिर से जुड़ा हुआ था, अर्थात वही मंदिर भी हुआ करता था स्कूल के बगल में। द प्रेस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रेस्ट मन पुजारी जो था, टाट अस मन उन्हें सिखाता था, अल्फ़ाबेट वर्णमाला सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, प्रातःकाल की प्रेयर सिखाता था लेखक को। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, जब बच्चे जो है बैठ जाते थे, रोज मैंने कतारों में, जब स्कूल के बच्चे, जब वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो कतारों में बैठते, रोज मैंने कतार होता है, रोज मैंने कतार पंक्ति, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, मैंने बरामदे के दोनों साइड में, आइदर साइड पर दोनों साइड में हैं, जब बच्चे बरामदे के दोनों साइड में कतारों में बैठ जाते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द कोरस, तब कोरस में गाया करते थे। क्या गाते थे? अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला पढ़ते थे जोर जोर बोल करके, और गाते रहते थे, गा करके। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर्स, वे प्रार्थना और अल्फ़ाबेट जो है एक साथ, कोरस माने एक साथ होता है, एक साथ कोई समवेत स्वर में कोई चीज़ गाना या बोलना। तो व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन अदर साइड इन द बरामदा, बच्चे बरामदे के दोनों साइड बैठ जाते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस, और समवेत स्वर में, एक स्वर में जो है वह अल्फ़ाबेट पढ़ते थे और जो है प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड द रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी जो है अंदर मंदिर में बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर, और धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स माने धर्म ग्रंथ। तो मेरी दादी क्या करती थी, वहाँ बैठ करके मंदिर के अंदर जो है वो धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों लोगों का काम समाप्त हो जाता था, पढ़ाई समाप्त हो जाती थी, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस घर लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, उस समय जो है गांव के कुत्ते जो है वुड मीट अस माने हमें मिला करते थे, एट द टेम्पल डोर माने मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के गेट पर जो है बहुत से कुत्ते इकट्ठा रहते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, वह हमारे पीछे पीछे आते थे। कुत्ते जो गांव के इकट्ठा रहते थे मंदिर द्वार पर, वह हमारे साथ जो है पीछे पीछे आते थे, घर को आते थे। ग्रोलिंग माने गुर्राते हुए, ग्रोल मन गुर्राना होता है, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और लड़ते हुए, बीदी चतरमन एक दूसरे से, फाड़ दी चपातीज रोटी के लिए, वी थ्रो टू देम, जब वो जो उनको फेंकते थे। अर्थात जो मैं और मेरी दादी जो है कुत्तों को रोटी खाने देते थे, तो कुत्ते क्या करते थे, एक दूसरे पर गुर्राते थे और खाने के लिए झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता, मेरी मम्मी पापा सेटल्ड हो गए शहर में। When my parents were comfortably माने पूरी तरह से, सेटल्ड इन द सिटी माने शहर में सेटल हो गए, बस गए। दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमको बुलवा लिया। सेंड फॉर में बुलाना होता, फ्रेजल पर है। सेंड फॉर माने बुलाना होता, उसका थर्ड फॉर्म है सेंड फॉर, सेंड तो फॉर लगा कर फ्रेजल, सेंड में फॉर लगा, फ्रेजल पर बनाया गया है। देखिए, तो दे सेंड फॉर, उन्होंने हमको बुलवा लिया, अपने साथ रहने के लिए बुलवा लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी दोस्ती में एक प्रकार से मोड़ था। मेरी, लेखक की और उसकी दादी के बीच की दोस्ती में एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट था, जब उसके मम्मी पापा ने लेखक को शहर में रहने के लिए बुला लिया।
आल्दो यद्यपि, आल्दो माने यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम उसी कमरे में रहते थे, अर्थात दादी भी उसको शहर में रहने के लिए आ गई थी उसके साथ। आल्दो यद्यपि, दो माने यद्यपि, आल्दो माने यद्यपि होता है, और उसकी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बीच में यहाँ पर कामा लगा रहता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, यहाँ पर फिर भी हो जाएगा, यहाँ कामा का जो है फिर भी हो जाएगा, या तो एट लगाए तो फिर भी हो जाएगा। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, फिर भी जो है मेरी दादी जो है मेरे साथ स्कूल को नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, तब लेखक जो है जाया करता था। यूज टू का भाई कई बार प्रयोग हुआ है, भूतकाल की आदत प्रकट करने के लिए है। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल को, इन ये मोटर बस माने मोटर बस से वो एक अंग्रेजी इंग्लिश स्कूल को जाया करता था पढ़ने के लिए। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, क्योंकि अब वहाँ कुत्ते तो होते नहीं शहर में, लेकिन उसकी दादी क्या करती थी, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब मेरे शहर के घर में जो कोर्टयार्ड आंगन था उसमें जो गौरैया आती थी, उन गौरैयों को जो है मेरी दादी खिलाया करती थी। अर्थात उसकी दादी कितनी परोपकारी थी, बच्चियों से पशुओं से कितना प्रेम करती थी। जब गांव रहती थी तो कुत्तों को रोटी खिलाती थी, और जब शहर में रह रही हैं उसके मम्मी पापा के साथ और बच्चे के साथ, खुशवंत के सिंह के साथ, तो वे गौरैयों को जो है रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी। देखिए, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, मेरे शहर के मकान के आंगन में वह अर्थात उसकी दादी जो है गौरैयों को खिलाया करती थी। एट द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, एट द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलते थे, अर्थात हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक मुझको जगाया करती थी। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी फॉर द टीचर हैड टाट मी, व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस लौटता था स्कूल से, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी। शी वुड आस्क मी, यही वुड जो भी ये भी भूतकाल के आधार पर करता है। शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी। व्हाट द टीचर हैड टाट मी, की लेखक ने क्या मुझे पढ़ाया है उसके बारे में जानकारी किया करती। टाट मी मुझे पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं बताया करता था, अंग्रेज शब्द बोला करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के लॉ के बारे में बताया करता था, गुरुत्वाकर्षण नियम पर बताया करता था। जो हम लेखक वहाँ पढ़ता था, लेखक स्कूल पढ़ता था, उसकी दादी को बताया करता था क्या क्या पढ़ करके आया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बताया करता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और क्या सिद्धांत था कि पृथ्वी गोल है, दुनिया गोल है। ETC ये सब बातें बताया करता था। जो वहाँ पढ़ करके आता था स्कूल से लेखक, वो अपनी दादी को बताया करता था। क्या बताया करता था वो? ग्रेविएशन, पश्चिमी ज्ञान के बारे में और विज्ञान के बारे में बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत होता उसके ऊपर बताया करता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? कि पृथ्वी गोल है। ये सिद्धांत आर्किमिडीज ने प्रस्तुत किया था, उसके बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो नाखुश होती थी, अर्थात ये विचार पसंद नहीं करती। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो नापसंद करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो मेरे पाठों में, मेरे ज्ञान में कोई सहायता नहीं कर पाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, मेरे पाठों में और मेरे काम पूरा करने में कोई सहायता नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करती थी कि पृथ्वी गोल है, नहीं, ग्रेविटी का हर चीज़ पृथ्वी अपने को खींचती है, इन चीज़ विश्वास नहीं करती थी। द थिंग्स दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल,
जो वो अंग्रेजी स्कूल पढ़ता था उस पर उसकी दादी विश्वास भी नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और परेशान हो जाती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि स्कूलों में, उनके स्कूलों में, अंग्रेजी की स्कूल में न परमात्मा के बारे में बताया जाता था और न धर्म ग्रंथों के बारे में सिखाया जाता था। इसलिए वो परेशान रहती थी कि बच्चे का आचरण का निर्माण कैसे होगा। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया, दादी बताया लेखक ने, कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, उनको संगीत का पाठ दिया गया है, संगीत का कार्य दिया गया है। शी वॉज वेरी डिस्टर्बड, वो बहुत परेशान हो गई जब उनको मालूम हो, उसकी दादी को, स्वयं द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर केम टू नो दैट ही वाज आल्सो, दैट द राइटर वाज आल्सो मेड लर्न द म्यूजिक लेसन्स, कि लेखक को म्यूजिक लेसन भी कराया जाता था, तो वो डिस्टर्ब हो, परेशान हो गई। टू हर, क्योंकि दादी के लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि म्यूजिक एक प्रकार से जो है ल्यूड एसोसिएशन, अश्लील साहित्य था, अश्लील साथ था, अर्थात इसमें जो है अश्लीलता भरी होती है, म्यूजिक में अश्लीलता भरी होती है। वहाँ से तात्पर्य नाच गाना, म्यूजिक तात्पर्य नाच गाने से था जो है, जहाँ पर लोग अश्लीलता करते हैं, इसलिए वो उसकी दादी डिस्टर्ब हो जाती थी। टू हर माने उनकी दादी के लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक का तात्पर्य था जो है कि गंदे लोगों का साथ, ल्यूड से गंदे लोगों का साथ से तात्पर्य था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हाइलट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक, क्योंकि उन दिनों जो है इन संगीत में, नाचने गाने में कौन भाग लेता था, क्योंकि लेखक जबकि कहानी बता रहा है, उन दिनों कौन भाग लेता था नाचने गाने में। ये मोनोपोली थी, किसकी मोनोपोली थी, एक अधिकार था किसकी, हाइलट्स की, बेश्याओं की, बेश्याओं की काम था ये, बेगर्स भिखारियों का काम था, नाचना गाना, भीख मांगना, शरीर का प्रदर्शन करना किसका काम था, हाइलट्स का काम था, बेश्याओं का काम था, भिखारियों का काम था। भिखारी अपनी रोटी कमाते थे अपने नाच गाने गा करके, और बेश्याएँ भी ऐसा करके नाच गाना करके जो है अपनी रोटी कमाती थी। इसलिए उसकी दादी इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं थी कि ये अच्छे लोगों का कार्य है गीत संगीत नाच गाना, मोनोपोली ऑफ हाइलट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक, ये है सज्जन लोगों को कार्य नहीं संगीत गाना करना, संगीत और गीत नाचना गाना। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा था, उसने स्वीकार किया और बर्दाश्त किया उसकी दादी ने, यद्यपि यह स्वीकार था उनके लिए कि उनका बेटा जो, उनका पोता जो है नाच गाना सीखे। सी हैड नथिंग बट सी हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसकी दादी ने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी शांति मतलब जो है ये है असमर्थन था, अर्थात स्वीकार नहीं कर पा रही थी, ये उसके विचारों से समर्थन नहीं कर रही थी। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद जो है उसकी दादी ने लेखक से बातचीत करना है कम कर दिया, बंद कर दिया। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद जो है लेखक से उसकी दादी बहुत कम बातचीत करती थी। चलिए यहाँ पर हम रुकते हैं। इस प्रकार से 2 पार्ट में इस लेसन पढ़ा देंगे हम। पहले आप इस लेसन मीनिंग तैयार करेंगे, उसके बाद जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे पढ़ करके जो है, और ऐसे लेसन तैयार करना है। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगले टर्न पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आई स्टॉप हियर।